हेलो एवरीवन, मैं दीप चोपड़ा आपके अपने यूट्यूब चैनल डीसी क्विज पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप अपने घर पर स्वस्थ और कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, हमने कक्षा 6 की भूगोल की पुस्तक पूरी कर ली है। अब हम कर रहे हैं इतिहास, जिसमें हमने कल पढ़ा था क्या बताती है हमें किताबें और खबरें। आज का अपना 5वां चैप्टर है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य, जिसमें हम पढ़ेंगे चार वर्ण व्यवस्था क्या थी और मगध के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और ये असम में यज्ञ क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो चैप्टर शुरू करने से पहले मैं हमेशा की तरह आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। जैसे इतिहास चल रहा है तो इतिहास से रिलेटेड पूछूंगा आज। तो चलिए आज का प्रश्न देखते हैं। किस युद्ध में प्रथम बार तोपों का प्रयोग हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, प्लासी का युद्ध और पानीपत का तीसरा युद्ध। इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। और कल का अपना प्रश्न था अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? तो उसका राइट आंसर था अलाउद्दीन खिलजी। कई बच्चों ने बहुत ही अच्छा प्रयास किया। तो चलिए आज का अपना चैप्टर पढ़ते हैं, क्या बताती है हमें किताबें और खबरें। तो ये हमने कल पढ़ा था। आज का चैप्टर का नाम क्या है? राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। राजा क्या था? प्राचीन गणराज्य किसे कहते हैं? ये चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे। राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। चुनाव का दिन जब शंकरन उठा तो उसने देखा कि नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। शंकरन जानना चाहता है कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों हैं। उसके नाना जी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। देखो, ये शंकरन नाम का बच्चा है, ये अपने ननिहाल में आया हुआ है और इसका नाना नानी है वो जल्दी जल्दी वोट डालने की कोशिश कर रहे हैं। वो जल्दी जल्दी जाना चाहते हैं मतदान केंद्र पर, क्या करने? वोट डालने। तो इसके मन में एक प्रश्न उठता है कि ये आज क्या करने जा रहे हैं, वोट डालकर क्या होगा। ठीक है, इससे क्या होगा? तो इसके नाना जी ने क्या कहा कि हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम यही जानेंगे कि पहले विधायक कैसे बनते थे, मंत्री कौन थे, कैसे होते थे मंत्री। मान लो पहले राजा थे तो आज के मंत्री हैं वो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ लोग शासक कैसे बने? लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। लेकिन पहले लोग शासक कैसे बनते थे? हमने अध्याय 4 में पढ़ा कि कुछ राजा संवत जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे, परंतु करीब 3-4 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। देखो चुनाव कैसे होते थे, हमने लेसन 4 में पढ़ा था। कई राजाओं को तो चुना जाता था, लेकिन कई असम में यज्ञ करते थे। तो अब असम में एक यज्ञ है, ये एक पॉइंट है, इसको नोट करो आप। क्या होता है असम में एक यज्ञ? असम में एक यज्ञ, इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों के देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता है। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां के असम में यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। देखो, ये मान लो इस एरिया का राजा है और ये दूसरा राजा है, तो अपना एक ये घोड़ा छोड़ देगा। ठीक है, इस एरिया में, और इस राजा के लोग इसको ध्यान में रखेंगे घोड़ा कहाँ जा रहा है। ठीक है, अगर ये राजा ये घोड़ा यहाँ आ जाए और इसको रोक ले तो इस राजा को इसके साथ युद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये न रोके तो इसका मतलब ये है कि ये राजा इससे शक्तिशाली है, क्योंकि इसका घोड़ा नहीं रोका। असम में एक घोड़ा है वो इसने नहीं रोका, तो ये उपहार लेकर यज्ञ में आते थे। ठीक है, इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो वहां के असम में यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता कि असम में यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज्यादा शक्तिशाली था। अभी मैंने आपको बताया। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। यानी यज्ञ कौन करते थे? विशिष्ट पुरोहित यानी पंडित करते थे। इसके लिए बहुत शक्तिशाली माना जाता था। ये यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। जैसे अपने देखते हैं कि किसी की शादी होती है, बर्थडे होता है, तो क्या होता है कि जिसका बर्थडे है उसके लिए दूर दूर से रिश्तेदार आते हैं, उनके नातेदार जो भी है रिलेटेड वो आते हैं और क्या लेके आते हैं? गिफ्ट लेके आते हैं। ठीक उसी प्रकार पहले भी असम में यज्ञ पर सभी दूसरे जो राजा है वो क्या लेके आते थे? उपहार लेके आते थे। ठीक है,
इन सभी आयोजन में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। राज्य के सगे संबंधी खासकर उनके रानियों तथा पुत्रों को कड़ी कोई बड़े छोटे नुकसान करने होते थे। देखो आपको पता है कि राजा के जो परिवार है, संतान है, उसको उनको भी छोटे छोटे अश्वमेध यज्ञ में ये अनुष्ठान करने पड़ते थे। ठीक है। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना होता था। राज्य के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ कई अन्य अनुष्ठान भी करता था। विष अथवा वेश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे जिसमें पुरोहित शूद्र मानते थे। उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। ठीक है। अब ने यहाँ तक आपने क्या देखा है, अश्वमेध यज्ञ क्या होता था, राजा कैसे चुने जाते थे, इतनी बात देख ली। अब हम देखते हैं इस पाठ के प्रश्न उत्तर, फिर हमने चैप्टर को आगे पढ़ेंगे। तो चलिए देखो, प्रश्न उत्तर देखने के बाद में अपने चैप्टर का जो सार है वो पता चल जाता है। फिर उस पर जो भी जिस ये पॉइंट मिलेगा अपने को वहाँ पर आपका माइंड एक्टिव हो जाएगा। तो चलिए, अश्वमेध के घोड़े को अपने राज्य के गुजरने की छूट देने वाले राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। ये सही गलत बताना है। ठीक है। तो आपको देखना है ये राज्य के ऊपर सारथी पवित्र जल का छिड़काव करता था। सारथी करेगा क्या? पवित्र जल का छिड़काव। तो आपको सही गलत बताना है। अभी चैप्टर में आपने पढ़ा है। पुरातात्विदों को जनपदों की बस्तियों में महल मिले। ठीक है, ये भी अपने पढ़ेंगे और आप फिर बताना। चित्रित दूसरे पात्रों में अनाज रखा जाता था। महाजनपदों में बहुत से नगर किलाबंद थे। ठीक है। समाज के वे कौन कौन से समूह थे जो गणों की सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे, ये भी मैं आपको भी बताऊंगा। महाजनपद के राजाओं ने किले क्यों बनवाए? आज के शासकों के चुनाव की प्रक्रिया जनपदों के चुनाव की किस तरह भिन्न थी? तो सारी चीजें पढ़ेंगे अपने। चलिए, वर्ण। देखो अब हम देखेंगे कि वर्ण व्यवस्था क्या थी। इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण इन्हें उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। देखो सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है? मैंने आपको पहले भी बताया था, ऋग्वेद है। जो ऋग्वेद के बाद में ग्रंथ रचे गए थे उनको क्या कहा गया? उत्तर वैदिक ग्रंथ। ठीक है। इसके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल हुए। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई हैं। इनके सामाजिक नियमों के बारे में बताया गया है। उस समय समाज में कई समूह थे जिन्हें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल हैं। जहां कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी तथा भोजन संग्राहक निर्धन थे। ठीक है। तो इनमें अपने को देखा है कि किसान वर्ग था वो कुछ ठीक था और जो मजदूर वर्ग है वो निर्धन था। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्णों में विभाजित किया जिन्हें वर्ण कहते हैं। देखो ये नोट करो, पुरोहित यानी पंडितों ने वर्ण ये लोगों को 4 भागों में विभाजित किया, उन्हें वर्ण कहते हैं। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। देखो पहले कार्य के आधार पर बांटे गए थे। ठीक है, वर्ण कार्य के आधार पे थे और आज जन्म के आधार पर है। ठीक है। तो देखो आगे पढ़ते हैं। पहला वर्ण ब्राह्मणों का था। उनका काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। दूसरा स्थान था शासकों का, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। उनका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। तीसरा स्थान था विष यानी वैश्य थे। इनमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था। इनका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। इन्हें कोई अनुष्ठान करने की अनुमति नहीं थी। देखो कोई अधिकार नहीं था किसको? शूद्रों को।
कहाँ पर जाने का, कोई यज्ञ में जाने का या कोई समारोह में जाने का, कोई मीटिंग में जाने का इनको कहीं अधिकार नहीं था। किसके तहत, वर्ण व्यवस्था के तहत। प्राय औरतों को भी शूद्रों के समान ही माना गया। देखो उस समय औरतों को भी कोई स्थान नहीं दिया जाता था, इसलिए वह समाज पिछड़ा था। आज जो औरतें पढ़ रही है, लिख रही हैं और देश का नाम रोशन कर रही है। तो उस समय ये देखो इंपॉर्टेंट है ये लाइन, उस समय औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों को अध्ययन का अधिकार नहीं था। देखो बुक्स यानी किताबें वगैरह नहीं पढ़ सकती थी महिलाएं भी, और शूद्र भी नहीं पढ़ सकते थे। तो ये वर्ण व्यवस्था एक गलत व्यवस्था थी, दो पंडितों ने चलाई थी, ये एकदम गलत व्यवस्था थी जिसमें महिला को कोई स्थान नहीं दिया गया। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती थी। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्णों में कुछ शिल्पकार, शिकारी तथा भोजन संग्राहक शामिल थे। साथ ही इनमें वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे। इन लोगों के संपर्क में अपवित्र माना जाता था। ठीक है, देखो जो लो कैटेगरी जो ग्रुप में रखा गया तो उनका संपर्क में भी आने का क्या माना जाता था, पंडित क्या मानते थे, अपवित्र माना जाता था। यानी भेदभाव की प्रथा इसमें ज्यादा दिखाई दे रही है। तो आपको ये चीजें याद रखनी है। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उनके साथ भेदभाव हो रहा था। ठीक है, कुछ राजा स्वयं को पुरोहित से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था निर्धारित सही नहीं मानते थे। इनके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे। ठीक है, तो कई समझदार लोग थे वो इसको व्यवसाय के आधार पर भेदभाव उचित नहीं समझते थे। ये जो भेदभाव हो रहा है ये शिक्षित लोग थे, उस समय भी कुछ शिक्षित लोग थे वो इनका विरोध करते थे। जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र में कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था। लोगों ने वर्ण व्यवस्था का विरोध क्यों किया? देखो ये क्वेश्चन आपको खुद सोल्व करना है। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, इसी पैरे में ये आपको अगर समझ आया ये पैरा तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि लोगों के साथ भेदभाव होता था। उनको बड़े बड़े जो प्रोग्राम थे उनमें जाने का अधिकार नहीं था, किताबें पढ़ने का अधिकार नहीं था, महिलाओं को ये वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो इसलिए लोगों ने इसका विरोध किया। ठीक है, अपमान सहन नहीं किया। आगे पढ़ते हैं अपने जनपद। चलो मैं आपको ये नोट करवाता हूँ, जनपद कहते हैं किसके, इसका मतलब क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो जनपद का अर्थ है, शाब्दिक अर्थ क्या है, बसने की जगह। जनपद का अर्थ क्या है मित्रों, बसने की जगह। ठीक है, जनपद जो बड़े जनपद थे, बसने की जो बड़े बड़े क्षेत्र थे उनको क्या कहा गया, महाजनपद। महाजनपद काल के राजा विशाल किले बनवाते थे तथा स्थायी सेना रखते थे। देखो अब जनपद काल आ गया है, ऋग्वेद काल खत्म हो गया, तो इसमें क्या है, स्थायी सेना भी होगी और किले भी बनवाए जाएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र 4 पृष्ठ संख्या 49 में दिखाए गए हैं। पुरातात्विदों ने इन जनपदों में कई बस्तियां में की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अंतरजी खेड़ा इनमें प्रमुख हैं। खुदाई से पता चला है कि लोग झोंपड़ियां में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा अन्य सरसों जैसी फसलें उगाते थे। ठीक है, तो जनपद में कौन कौन सी फसलें उगाते थे इसमें यह भी बताया गया है, और लोग झोंपड़ियों में रहते थे। ठीक है, राजा अब जनपदों के राजा कहलाने लगे, ये चीजें हैं। चलो आपको मैं जनपद दिखाता हूं। ये देखिए चित्र 4, इसमें हस्तिनापुर, कौशांबी, उज्जैन, ये तक्षशिला, गंधार, विशाली, मगध, ये उस समय के महत्वपूर्ण जनपद रहे। चित्रित धूसर
पात्र। इस तरह के पात्रों में ज़्यादातर थालियाँ और कटोरियाँ ही मिली है। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के, सुंदर और चिकने हैं। शायद इसका प्रयोग खास मौक़ों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। ये देख लो दूसर, इस पर डिजाइन भी किया होता था। ठीक है, तो ये अब मिट्टी के बर्तन छोड़कर क्या हो गए, लोहे के बर्तन और तांबे के बर्तन बनने लगे। ठीक है, लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें से कुछ दूसर, कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले जिन्हें चित्रित दूसर पात्र के रूप में जाना जाता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हो। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है कि इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं पर ज्यामितीय आकृति के रूप में है। अब देखते हैं महाजनपद। देखो, बड़े जनपद को क्या कहते थे, महाजनपद। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपदों की राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट और पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। ऐसा लगता है कि लोगों के अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों को निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। ठीक है, अपने किलों के जो चार दीवारी करते थे और बड़ी बड़ी दीवारें भी खड़ी करते थे। ठीक है, इस तरह के से किले के अंदर आने वाले लोगों की इस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता था। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लोगों और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुष तथा बच्चे इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। अब राजा सेना रखने लगे, यानी कि स्थायी सेना रखने लगे। पहले स्थायी सेना नहीं थी, अब स्थायी सेना होगी और राजा महल बनाने भी लगे थे। ठीक है, सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संबद्ध आहत सिक्कों, पृष्ठ संख्या 84 पर चित्र 84 को, ये चित्र को देखो और इन सिक्कों के बारे में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे। देखो, ये कौशाम्बी किले की दीवार है। यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवार का अवशेष है। देखो कहाँ पर है ये, इलाहाबाद यूपी में। इसके एक भाग का निर्माण संबत 2500 साल पहले हुआ था। तो आपको ये नोट करना है कि ये बड़ी दीवार का अवशेष कहाँ मिला है, इलाहाबाद यूपी में मिला है। ठीक है, कौशाम्बी किले की दीवार है ये। अब नियमित कर वसूले जाने लगा। ठीक है, अब कर लेने लगे। किसान पर 1/6, ठीक है, 1/6 कर लगता था। उसको क्या कहा जाता था, भाग कहा जाता था। देखो, अब लोग, राजा है वो लोगों से कर भी लेने लगे, क्योंकि अब उनको अपने जो साम्राज्य है उसका विस्तार करना है। विस्तार करने के लिए पैसा चाहिए, धन भी चाहिए सैनिकों को देने के लिए, और वो काम करते थे उनको देने के लिए। तो राजा के को अब क्या सिस्टम शुरू कर दिया, कर का सिस्टम शुरू कर दिया। इस युग में कृषि में 2 महत्वपूर्ण परिवर्तन भी आए। देखो, इस युग में क्या आए थे, कृषि पर 2 महत्वपूर्ण परिवर्तन आए थे। हल का फाल शुरू हो गया तथा धान के पौधों को रोपण शुरू हो गया। तो चलिए अपने पढ़ते हैं, कर कैसे लेते थे और क्या चीज थी कर। कर का मतलब है टैक्स। ठीक है, जैसे आज भी भारत सरकार टैक्स लेती है, उसी प्रकार राजा भी पहले टैक्स लेते थे। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती ही थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों को भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे थे। ठीक है, देखो अब जो नियमित रूप से कर लेने की सिस्टम शुरू कर दिया था, क्योंकि कर्मचारी भी काम करते थे, उनको वेतन देना है, सेना भी है और कुछ कारीगर भी होते थे। ठीक है, तो उनको वेतन देने के लिए अब उपहारों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, क्योंकि अब नियमित रूप से वेतन देना, तो नियमित कर भी शुरू कर दिया गया। ठीक है, तो देखते हैं अपने कौन कौन से कर लगाए गए थे। फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। प्राय उपज का 1/6
वहाँ हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। ठीक है, तो ये नोट करने वाली चीज है। सीधा यूपीएससी में प्रश्न पूछा गया है, महाजनपद काल में कृषक पर लगाने वाला कर का नाम क्या है? तो उसमें आपको कई तरह के नाम मिलेंगे, तो उनमें से आपको क्या बताना है? भाग कहा जाता था। और कितना लगता था? 1/6। ठीक है, यानी कि उसकी उपज हुई है उसका छठा हिस्सा लगता था। मान लो कि 30 क्विंटल उसका कोई धान हुआ है, तो उसका 1/6 कर लो, यानी कि 5 क्विंटल किसका होगा? राजा का होगा। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए, जो प्राय श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। जैसा कि एक बुनकर लोहार सुनार को राजा के लिए महीने के लिए एक दिन काम करना पड़ता था। यानी कि जो कारीगर थे उनको भी कर देना पड़ता था। उनका कर देने का तरीका थोड़ा अलग था, क्योंकि वो काम करते थे, उनको महीने में एक दिन पूरा फ्री में काम करना था पड़ता था। किसका? राजा का। पशुपालकों को जानवरों या उसके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। अकेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब देखो, इसमें नीचे से एक प्रश्न भी पूछ लिया है, नीचे से एक पॉइंट है नीचे, इससे प्रश्न पूछा, अकेटक तथा खाद्य संग्राहक राजाओं को क्या देते होंगे? अब देखो, अकेटक किसे कहते हैं? जो जंगलों से शिकार कर अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, ये मवेशियों और पशु पक्षियों का शिकार कर अपना खाने की तलाश में थे, तो उनसे क्या होता था? राजा मांस लेता था, कर के रूप में क्या लेता था? मांस, और चमड़ा भी लेता था। कृषि में परिवर्तन। ठीक है, देखो कृषि में क्या परिवर्तन आए थे इसमें। एक तो मैंने आपको पहले बताया था कि कृषि में 2 महत्वपूर्ण परिवर्तन आए थे। हल का जो फाल है वो शुरू हो गया था, और धान का रोपण शुरू हो गया था। तो चलिए पढ़ते हैं। इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। देखो, हल का फाल है वो लोहे का बनने लगा। ठीक है, एक तो ये महत्वपूर्ण परिवर्तन है। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज भी बढ़ गई थी। दूसरे लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़कर धान उपजाने के बजाय धान की पौध तैयार की, उनका रोपण शुरू किया। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। इसमें कमर और परिश्रम लगता था। ये काम ज़्यादातर दास दासी और भूमिहीन खेतीहर मजदूर या कमकार करा करते थे। तो कमकार किसे कहते हैं ये भी आपको नोट करना है। जो राजा के काम करते थे, दास दासी, उनको क्या कहता था? कमकार कहा जाता था। सूक्ष्म निरीक्षण। मगध एक जनपद है। मानचित्र 4 पृष्ठ संख्या 49 में मगध ढूंढो। लगभग 200 साल पहले के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और यमुना सोम जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। चलो मैं आपको इसमें मगध के महत्वपूर्ण पॉइंट है वो सीधे लिखा देता हूं। लिखो, नोट करो आप, मगध का उत्कर्ष। इंपॉर्टेंट है ये चीज, लिखो। लगभग 200 साल पहले मगध का उत्कर्ष हुआ। मगध का उत्कर्ष होने के कारण गंगा और सोन नदियां, जिसमें यातायात, जल वितरण तथा भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए सहायता मिली। देखो कौन कौन सी नदियां थी? गंगा और सोन जैसी नदियां। ठीक है, यहाँ से बहती थी, तो यातायात के लिए भी सहायता मिली मगध को। ठीक है, घने जंगल जिनमें हाथियों की प्रचुरता थी। हाथियों को युद्ध में काम में लाया जाता था। देखो जंगल भी बहुत थे इस एरिया में, आप मैप में देख लेना। ये मगध है, इस क्षेत्र में जंगल थे, तो यहाँ पर हाथी भी थे, उनको पकड़कर सेना के काम में लाया जाता था। ठीक है, आगे इसमें इस पेरे में नोट करने के लिए लायक है। जंगली जो लकड़ियां थी उनसे नावें बनाई जाती थी, जिससे वाणिज्य क्षेत्र में वृद्धि हुई। लोहे की खानें, लोहे के हथियार और औजार बनाए गए, जिससे अन्य राज्यों को भी जीतने में आसानी हुई। देखो अब यहाँ पर लोहे की खानें भी निकली थी, जिसमें हथियार भी बनाए गए, और जंगल की लकड़ियाँ थी उनसे नावें बनाई गई। जंगल में हाथी थे, उनको युद्ध में काम में लिया जाने लगा। और सोन और गंगा जैसी नदियाँ थी, तो उनमें से यातायात सरल हो गई। ठीक है, मगध राज्य की स्थापना बिंबिसार द्वारा की गई थी। ये नोट करने वाली चीज़ है।
ठीक है, बिंबिसार द्वारा की गई थी। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मनंद और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने एक नियंत्रण इस क्षेत्र में, मैं आपको ये सारा ये टेबल बनाकर आपको बता देता हूँ कौन कौन से थे यहाँ के मगध के राजा। देखो यहाँ पर प्रारंभिक शासक के अपने बात करें तो हर्यक वंश में कौन थे? बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। ठीक है, बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन थे। उसके बाद में शिशुनाग वंश आता है, शिशुनाग वंश, जिसमें थे शिशुनाग और कालाशोक। उसके बाद में आता है नंद वंश, तो उसमें महापद्मनंद और घनानंद, ये यहाँ के महत्वपूर्ण शासक रहे हैं मगध के। नोट कर लो। हर्यक वंश, उसमें थे बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। शिशुनाग वंश आया उसके बाद में, तो शिशुनाग वंश में शिशुनाग वंश की स्थापना की, तो शिशुनाग हो जाएगा और कालाशोक हो जाएगा। उसके बाद में नंद वंश की शुरुआत की थी, तो महापद्मनंद और घनानंद। आगे नोट करो। नंद शासक घनानंद के समय मैसेडोनिया का शासक सिकंदर आक्रमण करता है। ठीक है, 2300 वर्ष पहले कौन करता है आक्रमण? मैसेडोनिया का शासक सिकंदर। और मगध का कौन है? घनानंद। भारत पर धीरे धीरे सिकंदर व्यास नदी पर पहुंच गया। उसके बाद सिकंदर के सैनिकों ने मगध के साथ युद्ध करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि सेना थक चुकी थी और मगध पर जो घनानंद थे उनका काफ़ी शक्तिशाली वर्चस्व था इधर उधर, तो सेना ने इनकार कर दिया था सिकंदर की, तो सिकंदर को वापस मुड़ना पड़ा। मगध की राजधानी क्या थी? कमेंट बॉक्स में बताना आप मगध की राजधानी क्या है। एक पॉइंट और है, देखो मैसेडोनिया का शासक सिकंदर है, वो आक्रमण करता है 2300 वर्ष पूर्व, ये बात आपने लिख ली। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है? मगध के पड़ोस में ही एक वजी वंश है। कौन सा वंश है? वजी वंश है। उसका शासक कौन है? अजातशत्रु। ठीक है, तो ये वजी वंश है जिसकी राजधानी वैशाली थी। वजी वंश को जीतने के लिए अजातशत्रु ने खुद प्रयास किए, बाद में अपने मंत्री वस्कार को गौतम बुद्ध की सलाह लेने के लिए भेजा। ठीक है, देखो अजातशत्रु है, कहाँ का ये अजातशत्रु? हर्यक वंश का शासक है, और अपने पड़ोस में ही क्या चीज़ है? वजी है। उसको जीतने के लिए इसने बहुत सारे प्रयास किए। अंतिम में इसने अपने मंत्री वस्कार को गौतम बुद्ध की सलाह लेने के लिए भेजा था। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है नेट एग्जाम में। वस्कार याद रखना है कि अजातशत्रु ने गौतम बुद्ध से सलाह लेने के लिए किस मंत्री को भेजा था? तो वस्कार, याद रखना, वस्कार को भेजा था। अब गौतम बुद्ध ने पूछा कि गौतम बुद्ध से क्या पूछा गया वस्कार द्वारा कि हमको ये वजी जो राज्य है ये जीतना है, और हमें किसने भेजा है? अजातशत्रु जी ने भेजा है। तो गौतम बुद्ध ने कहा वहाँ पर मीटिंग होती है, यानी वे योजना बनाते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ योजना बनाते हैं, और वो महिलाओं की रिस्पेक्ट करते हैं। तो गौतम बुद्ध ने उनको स्पष्ट बोल दिया कि अगर वो महिलाओं की रिस्पेक्ट करते हैं, मीटिंग करते हैं और सारे निर्णय सब मिलजुल कर लेते हैं, तो आप उनको हरा नहीं सकते, क्योंकि वहाँ एकता है, और एकता वही है जहाँ जीत संभव है। देखो जहाँ जीत होती है वहाँ एकता जरूर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर महिलाओं की रिस्पेक्ट भी है, महिलाओं की रिस्पेक्ट हो रही है, इसका मतलब यहाँ पर सारा सिस्टम ठीक तरीके से चल रहा है। अंत में गुप्त शासकों ने जीत ही लिया। जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा कि मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नजदीक ही वजी राज्य था जिसकी राजधानी वैशाली यानी विहार थी, वर्तमान विहार। यहाँ एक अलग किस्म का शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते थे। गण का मतलब क्या, ये नोट करो। गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता था, यानी कि मीटिंग्स में जो ग्रुप इन्वॉल्व होते हैं उनको गण कहा जाता था। ग्रुप्स मान सकते हो आप। संघ अर्थात संगठन या सभा। गण या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिससे में प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था।
ठीक है। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों में एक साथ संपन्न करते, सभाओं में बैठकर ये बातचीत और बहस विवाद भी करते थे। अब देखो, बुद्ध तथा महावीर जिनके बारे में तुम कक्षा ये अध्याय 6 में पढ़ोगे, दोनों ही गण एवं संघ संबंधी थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का महत्वपूर्ण सजीव वर्णन मिलता है। अजातशत्रु, और ये मैंने आपको अभी कहानी बताई है, तो ये वही है अजातशत्रु और वजी संघ। अपने किसको भेजा था? वस्कार को भेजा था। तो ये देखो, वे पूर्ण नियमित सभाएं करते हैं, आपस में मिलजुल कर काम करते हैं, पारंपरिक नियमों का पालन करते हैं, बड़ों का सम्मान करते हैं, महिलाओं का सम्मान करते हैं, इसलिए उनको जीतना कठिन है। ये महात्मा बुद्ध जी ने उनको कह दिया था। और लास्ट में गुप्त शासकों ने वजी को जीत लिया। ये देखो, वजी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं रहेंगे, ये नहीं करेंगे, और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे, शहरों तथा गांव और चैत्यों का रखरखाव करेंगे। तो ये सारी शर्तें थी, तभी वो इतना शक्तिशाली शासक बन पाए। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे, उसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। उपयोगी शब्द देखो, राजा क्या थे, असमय क्या, वर्ण व्यवस्था क्या, ये चीज देख ली अपने। जनपद, महाजनपद, किलेबंदी, सेना, कर, पौधरोपण, ठीक है, गण अथवा संघ प्रजातंत्र। ये क्वेश्चन है, इनका स्क्रीनशॉट लो और धन्यवाद।